नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस पर टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर को। देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैड लोन। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पार्लियामेंट में एक डाटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बैंक्स के द्वारा एक बहुत बड़े अमाउंट के लोन को एक्चुअली राइट ऑफ कर दिया गया है। तो लोन को राइट ऑफ करना क्या होता है एंड वो क्यों किया गया है, भारत के अंदर अभी बैड लोन की क्या स्थिति है, और जो बैंकों का एसेट होता है उसको दो तरीके से किस तरह क्लासिफाई करते हैं, कोई लोन एनपीए कब होता है एंड देन उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को हम अपने बैड लोन वाले टॉपिक के तहत समझेंगे। दूसरा टॉपिक इजी है, थोड़ा सा डाटा बस हम इसमें देखेंगे। डीमोनेटाइजेशन। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला था सरकार के द्वारा वो ठीक लिया गया था और बैंक वगैरह से कंसल्टेशन करने के बाद ही लिया गया था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में डीमोनेटाइजेशन ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो उनको कितना अचीव कर पाया है, राइट है। तो क्योंकि डीमोनेटाइजेशन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हो चुका है तो उसका एक एनालिसिस बनता है, और हो सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाए कि डीमोनेटाइजेशन से पहले और बाद की अर्थव्यवस्था में आपको क्या दिखाई देता है। देन इसके बाद देखिए फिस्कल डेफिसिट, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, राइट, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा हिस्सा अपना जो टारगेट था उनका इस बजट ईयर के, उसको अभी ही जो है खर्च कर दिया गया, यानी कभी भी सरकार का अच्छा खासा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देखिए कुछ बैंकों को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया गया है। तो ये कौन कौन से बैंक है, इनको ये दर्जा कब मिला, और यदि किसी बैंक को ये दर्जा मिलता है तो उसने कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी को पूरा किया होता है एंड वो महत्वपूर्ण क्यों है अर्थव्यवस्था के लिए, इन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ रिस्क वेटेड एसेट RWA क्या होता है, थोड़ा सा वो भी समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट का टॉपिक है उत्कर्ष, बहुत आसान है। दरअसल जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका एक ये मीडियम टर्म का एक्चुअली आप कह सकते हो स्ट्रैटेजी प्लान है। तो बस प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि उत्कर्ष है क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे हमने भी पूछा हुआ है आपसे कि पूछा जा सकता है कि उत्कर्ष जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो फिफ्थ हमारा आसान है, बाकी के टॉपिक्स पर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, राइट है। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बेसिकली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये प्रोग्राम कंटिन्यूएशन पे बना रहे, क्योंकि टीम के द्वारा मेहनत की जाती है किसी भी प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज बैड लोन। तो देखिए, हाल ही में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया गया है फिनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि दरअसल बैंकों की तरफ से करीब 10 लाख करोड़ रुपए जो है पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर में क्या कर दिया गया है, इतने का लोन जो है रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। देखिए, दरअसल अगर हम बैंकों की बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पे दो चीजें मेन होती है, एक होते हैं कि एसेट्स आपके क्या हैं, राइट, और दूसरा आपके लायबिलिटीज क्या है, करेक्ट है। तो देखिए, बैंक ने जो भी लोन किसी को दिया है वो बैंक का एक एसेट है, क्योंकि बैंक कल को उस पर इंटरेस्ट कमाएगा, बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। किसी भी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या किसी इंडिविजुअल को अगर बैंक ने लोन दिया है तो बेसिकली उसका एसेट होता है, राइट। दूसरा देखिए लाइबिलिटी होती है, जो लोग डिपॉजिट जमा करते हैं बैंक के अंदर, मैंने आपने किसी ने भी बैंक में जो पैसा रखा है, कल को बैंक को वापस करना है, वो बैंक की लाइबिलिटी है, राइट। अब मान के चलिए कि बैंक ने बहुत सारा लोन जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को दिया था, वो जो सारा लोन है बैंक रिकवर नहीं कर पाया, वो एनपीए में बन गया है, या आप कह सकते हैं वो एक तरीके से बैंक का, आप कह सकते हैं कि उस पर कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट कुछ मिला ही नहीं। अब देखिए, क्योंकि वो एसेट के साइड लिखा हुआ है तो वो क्या है, एक तरीके से बैंक की संपत्ति है, और संपत्ति अगर आपकी ज्यादा होती है तो उस हिसाब से आप पे रेगुलेशंस लगते हैं, टैक्स भरना पड़ता है, काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहने के लिए वो संपत्ति है, एसेट की साइड में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में बैंक को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा।
तो देन यहाँ पे बैंक की बैलेंस शीट को क्लीन करने का एक तरीका है कि जो एनपीए है, राइट, जो एनपीए है उनको हम क्या कर दें, उनको हम राइट ऑफ कर दें। ठीक है, राइट ऑफ कर दें। तो राइट ऑफ का मतलब है एसेट वाली साइड से हमने उनको डिलीट कर दिया, अब वो एसेट में काउंट ही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बैंक इन लोन के रिकवरी का प्रयास छोड़ देगा। थोड़ी बहुत जो भी रिकवरी हो उसके प्रयास बैंक के लिए जारी रहते हैं, बस इसको एसेट वाली साइड से निकाल दिया जाता है, ये एक नॉर्म है। ठीक है, बैलेंस शीट्स को क्लियर करने के लिए। तो ये बैंकों की तरफ से पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के लोन्स के लिए किया गया है। समझ में आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसमें से केवल ये जो 10 लाख करोड़ थे, इसमें से केवल करीब आप मानकर चलिए 1.32 लाख करोड़ रुपए से रिकवर हुए हैं। यानी कि जितना भी आपने राइट ऑफ किया था उसका केवल 13% ही आप जो है रिकवरी में ला पाए हैं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर बैंकिंग इकोनॉमी, आप कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, है ना, क्योंकि इतना सारा पैसा वो क्या है, वो एक तरह से बर्बाद ही हो गया, क्योंकि रिकवरी भी नहीं हो पाई है, रिटर्न ऑफ तो हो ही गया है। तो ये एक डाटा था जिसकी वजह से बैड लोन जो है चर्चा में थे। देखिए भारत के अंदर एनपीए को लेकर आरबीआई ने थोड़ा लेट से जो है निर्देश देने शुरू किए। उससे पहले बैंकों के अंदर एक बबल क्रिएट होता जा रहा था। बैंकों ने बहुत सारे लोन दिए थे, उनके वापस इंटरेस्ट और उनका जो प्राइमरी अमाउंट है वो नहीं मिल रहा था, और धीरे धीरे बहुत सारे लोन एनपीए में कन्वर्ट हो रहे थे। 2011 में जहां ये सिर्फ 2.40 थे, तो आप देखेंगे 18 में अपने हाईएस्ट पे थे, लगभग 11.50। ठीक है, तो ग्रॉस एडवांस के परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर जो है आरबीआई की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए, क्लासिफिकेशंस के लिए मजबूर किया गया बैंकों को कि आपको अपने बैड लोन जो है क्लासिफाई करने होंगे, राइट, और उनको लेकर जो है रेगुलेशंस वगैरह कुछ बनाए गए। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे एक सुधार आया, और यहाँ पे जो मार्च 2022 का डाटा है, तो उसमें बैंकों के अंदर जो एनपीए था वो 5.97% था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है, करेक्ट है। तो हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे एनपीए में एक राइज देखा, एंड देन हम जो है अब एक डिक्लाइन देख रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड जो है बेसिकली पॉइंट है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, अब थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो 2009 में आरबीआई कुछ नॉर्म्स लेके आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जो एनपीए है उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ठीक है, 2014-15 में आरबीआई मोर स्ट्रिंजेंट जो है चीज़ें लेकर आया, और उसने कहा कि जो बैड लोन है उसको रिकॉग्नाइज करना है 2014-15 के पीरियड में। ठीक है, और पीरियोडिक एसेट क्वालिटी रिव्यू भी इंट्रोड्यूस किया गया कि टाइम टू टाइम आपका जो एसेट है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा एसेट है जिस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या वो एसेट आपका एनपीए हो चुका है, खाली आपकी बैलेंस शीट में एसेट की साइड में लिखा हुआ है, इसका क्वालिटी रिव्यू जो है करना पड़ेगा। ठीक है, 2021 में आरबीआई ने ये कह दिया यदि कोई एसेट स्टैंडर्ड भी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी आपको प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे उसको लेके, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एलिमेंट फॉर दैट सेक्टर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको एक रिसेशन दिखाई दे रहा है, नॉट इन द इकोनॉमी, कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, उसमें आपको दिख रहा है ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, किसानों को जो लोन दिए जाते हैं जनरली वो वापस चुकाने मुश्किल हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे रिस्क से जो है एलिमेंट ज़्यादा है। तो इस सेक्टर को आपने जो लोन दिए हैं ना, भले ही आपके लोन अभी स्टैंडर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आपको कुछ प्रोविजंस तो करके रखने पड़ेंगे, ऐसा आरबीआई ने कहा है। ठीक है, फिर सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और इसको बैड बैंक कहा जाता है सामान्य भाषा में। सरकार का उद्देश्य ये था कि जितने भी बैंकों के बैड लोन हैं उनको ये बैड बैंक एक डिस्काउंट पे जो है खरीद लेगा। तो अब क्या करेगा, इसने लोन खरीदे, इसने तो बदले में उसके जो है बैंक को पैसा वैसा दे दिया, बैंक की शीट जो है क्लीन हो गई। अब ये जो बैड बैंक है जिसने ये बैंक के बुरे लोन्स खरीदे हैं, ये उनके रिकवरी का प्रयास करेगा, देन उससे जो प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट लाई गई ताकि बैंकों की बैलेंस शीट ठीक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया गया शुरुआत में हम इसको 2 लाख करोड़ रुपए जो है फेजेस में देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये बैड बैंक के बारे में थोड़ा और देखते हैं। 30,600 करोड़ रुपए गारंटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देगी, ताकि ये बैंकों से क्या है बैड लोन्स को खरीद सके, राइट है। फिनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि बेसिकली हम इस तरह का एक बैड बैंक लेकर आ रहे हैं, और ये उन्होंने ओरिजिनली यूनियन बजट जो 21-22 वाला था उसमें अनाउंस किया था।
यहाँ पे ये बताया गया है कि ये उन जो है स्ट्रेस्ड लोन को रिकवर करने के प्रयास करेगा जो 500 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। नाउ ये जो लिमिटेशन है इसको याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि किसी भी लोन को नहीं, जो 500 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। ऐसे टोटल कितने हैं? करीब 2 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, जो स्ट्रेस एसेट है उसका ना स्पीडी डिस्पोजल होगा और बैंकों की बैलेंस शीट क्या है, क्लीन हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से सोचा गया है। ठीक है, अब एनपीए और बैड लोन, क्योंकि नाम बार बार आ रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए बैड लोन मतलब क्या, खराब चीज मतलब क्या, एक ऐसा लोन जिसकी एक सर्टेन पीरियड के अंदर सर्विसिंग नहीं की गई है। सर्विसिंग का मतलब क्या, जो लोन लिया गया ना तो उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा और ना ही उस पर क्या है प्राइमरी जो उसका अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसका बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एक बैड लोन बन जाता है। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जहां पर लोन या जो भी आपने एडवांस दिए हैं उस पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो ओवरड्यू रह जाता है 90 दिनों के लिए। 90 डेज तक ना तो इंटरेस्ट मिला ना ही प्रिंसिपल मिला, तो वो एनपीए में कैटेगराइज हो जाता है। ठीक है, लॉस क्या होता है, देखिए लॉस एक्चुअली आइडेंटिफाई किया जाता है जब बेसिकली क्या कोई बैंक है या एक्सटर्नल इंस्टीट्यूट है, उसने लोन तो दिया लेकिन उसको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं किया है, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी वैल्यू है। ठीक है, लिटिल चाहे कितनी भी हो। क्या बात इसका हुआ, देखो रिटर्न ऑफ का तो सीधा सीधा मतलब ही है कि आपने बैलेंस शीट में से ही गायब कर दिया। लॉस का मतलब ये है कि देखो उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी वैल्यू है, हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवर कुछ तो आएगा, जो वापस नहीं आएगा डेट इज लॉस, तो उसको लॉस में लिख देते हैं। ये सब क्या है, चीजों को कैटेगराइज करने के तरीके हैं। ठीक है, अब देखो किसी एनबीएफसी के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा जो लोन दिए गए, एक कौन सा होगा, स्टैंडर्ड एसेट होगा जो बढ़िया काम कर रहा है, इसमें भी रेगुलर होगा जिसमें कोई डिले नहीं हो रहा। फिर एक होगा आपका स्ट्रेस्ड, जिसमें बेसिकली 1 से लेके सिर्फ 90 दिन तक का डिले हुआ है। इसको अगेन स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में बांटा जाएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट दूसरा, स्पेशल मेंशन अकाउंट तीसरा। तो 1 से 30 दिन का डिले है तो इसमें, 30 से 60 दिन का डिले है तो इसमें, और 61 से 90 दिन का डिले है तो इसमें। 90 दिन से ज्यादा का डिले होते ही वो आ जाता है एनपीए में। एनपीए में भी 12 मंथ तक अगर है तो सब स्टैंडर्ड है, अगर बेसिकली 12 मंथ से ज्यादा तक इसमें रहा है तो फिर डाउटफुल हो जाता है, और अगर इससे भी ज्यादा रहा है तो लॉस एसेट या फिर बैड डेप्ट बन जाता है। ये जो कैटेगरी है इसको याद रख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलिए इतना क्लियर हुआ। इकोनॉमिक्स देखिए मैथ्स की तरह है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, एक बार किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया फिर आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो देखो 4 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई फ्लॉ नहीं था गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस एक्चुअली अपनाई डीमोनेटाइज करने के लिए। ठीक है, और जो कि नवंबर 2016 में हुआ था। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटीज क्या थे डिमोनेटाइजेशन के पीछे, कि एक तो ब्लैक मनी जो मार्केट में है उससे जो है फाइट करनी है, क्योंकि जिन लोगों के पास वाइट मनी है वो बैंक में अपना पैसा लेके आएंगे और 500 और जो भी 1000 के नोट थे, अगर वो अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं प्रूव कर सके तो हम उनके ब्लैक मनी को पकड़ लेंगे, कुछ ऐसा था। दूसरा जो फेक नोट है ना, उनको पकड़ने में मदद मिलेगी, फेक नोट लोगों को बर्बाद करने पड़ेंगे क्योंकि बैंक से तो आपको उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। दूसरा क्या हो गया, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, कैश कम हो जाए और लोगों को पुश किया जाए डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो देखो करीब 15 लाख जो है 15 लाख करोड़ रुपए जो थे वो इनवैलिडेट हुए थे। ठीक है, उसमें से करीब 15 ही लाख करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। तो जो एक कॉन्सेप्ट था कि ब्लैक मनी को हम कर्ब करेंगे, है ना, और फेक करेंसीज वगैरह जो है ख़त्म हो जाएगी, तो बेसिकली इतना वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि अगर 15.41 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के जो नोट थे वो इनवैलिडेट हुए तो उसमें से 15.31 लाख करोड़ रुपीस आप रिटर्न कर चुके हो, राइट। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद डीमोनेटाइजेशन एक फेलियर था, है ना। लेकिन फिर भी देखो ब्लैक मनी सीजर्स तो कंटिन्यू है, राइट, यहाँ पे देखो। लेकिन देखिए इसकी वजह से एक फायदा तो हुआ है, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से हम क्या है, एक लेस कैश बेस्ड इकोनॉमी रहे, अब हम उतना ज्यादा कैश पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है,
फिर यहाँ पे कुछ डाटा दिखाता है कि डिमोनेटाइजेशन का क्या फर्क पड़ा। देखो, डाटा सच ही बोलता है, लेकिन दरअसल डिमोनेटाइजेशन के कुछ समय बाद ही कोविड आ गया था। तो हमारे इकोनॉमी के जितने भी पैरामीटर्स थे जिन पे हम चेक करते हैं वो सारे ही गिरे थे। तो वो पेंडेमिक का कितना असर था और डिमोनेटाइजेशन का कितना असर था, कई बार जज करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो, जीडीपी शार्पली गिरी है 2016 के बाद से। यहाँ पे देखो 8.3 थी, फिर ये कम हुई और यहाँ पे तो नेगेटिव में चली गई क्योंकि पेंडेमिक ही आ गया था, राइट है। फिर बताया गया कि यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस थे उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। आप यहाँ पे देखोगे कि जो ऑरेंज कलर है, नवंबर 2017 में यूपीआई इतना था, नवंबर 2016 में तो था ही नहीं, और अगस्त 2021 में देखिए इससे इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है। टैक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो बेसिकली वो भी नहीं रहा है अच्छा। गवर्नमेंट के खुद के स्टैंडर्ड के अनुरूप भी अगर हम जांच करें तो टैक्स भी देखिए कम रहा है, टैक्स परफॉर्मेंस में ठीक नहीं रही है। 16-17 में जहां इतना था उसके बाद ये लगातार डिक्लाइन हुआ है, ये तो पेंडेमिक वाला फेज है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि डाटा सच ही बोल रहा है, लेकिन बीच में क्योंकि पेंडेमिक आ गया तो हम उतना जज नहीं कर सकते कि ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से कितना डिक्लाइन हुआ था या फिर पेंडेमिक ने इसको परमानेंट कर दिया, क्योंकि एक धक्का तो लगा था अर्थव्यवस्था को, ठीक है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, राइट, लेकिन क्या पता चीज़ें रिकवर कर जाती, बट पेंडेमिक आ गया तो फिर वो सारी चीज़ें और ख़राब ही होती चली गई। तो डीमोनेटाइजेशन अपने कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया इसमें डाउट है। हाँ, हमने डिजिटल जो है अर्थव्यवस्था की तरफ रुख किया, ये सही बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर कभी भी इस पे कोई प्रश्न आता है तो आपके पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होने चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होने चाहिए, करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो देखो, जो केंद्र का राजकोषीय घाटा है, उन्होंने बजट 22-23 के लिए अपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टारगेट रखा था, तो वो 8 ही महीनों में है ना 59% की अपनी लिमिट तक जो है पहुंच चुका था, ठीक है। यानी कि देखिए, सरकार के यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में, साथ ही टैक्स रेवेन्यू में थोड़ी कम एक्सपेंशन और साथ में स्टेट को हायर ट्रांसफर किए, इसकी वजह से क्या है, शार्प एक आप कह सकते हो इंक्रीमेंट देखने को मिला है फिस्कल डेफिसिट में। इस बात का क्या मतलब, फिर से बता देती हूँ। देखो, सरकार के पास मान लीजिए ये रुपीस है, इस रुपीस में से सरकार ने क्या किया, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा कर दिए, दूसरा सरकार ने क्या है, जो राज्य सरकारें थी है ना उनको जो है पैसा ज्यादा दिया, दूसरी तरफ जो टैक्स था उसको जो सरकार रिसीव कर रही थी वो इतना ज्यादा नहीं हो पाया, वो मॉडरेट ही रहा। तो देखा जाए तो खर्चे ज्यादा रहे, आमदनी कम रही, इसीलिए घाटा बढ़ा, करेक्ट है। अब फिस्कल डेफिसिट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी इस पे क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का टोटल कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसमें से आप कम कर दो सरकार के पास रिसिप्ट रेवेन्यू कितना आया था, ठीक है। यानी कि सरकार का बिना उधारी लिए, यहाँ पे देखो उधारी हटा देना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देखो, सरकार का रेवेन्यू मतलब सरकार की कमाई, सरकार के पास जो पैसा आया वो पैसा, देखो एक तो सरकार की कमाई है, टैक्स है, सरकार ने किसी को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, सरकार ने कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था पहले, अब उस पर रिटर्न मिल रहा है, तो ये सब सरकार की कमाई है, राइट। तो इस कमाई में से कितना खर्चा सरकार ने किया, अगर वो खर्चा एक्सीड कर गया तो मतलब घाटा हो गया। फिर सरकार उस घाटे को कैसे पूरा करती है, बाजार से उधारी लेके, क्योंकि खर्चा तो हुआ है, भरपाई तो करनी पड़ेगी, तो सरकार ने उधारी लेकर खर्चा पूरा किया, राइट। तो वो तो ठीक है, लेकिन टोटल कमाई में से टोटल खर्चा आपने जो किया, वो खर्चा अगर सरप्लस में चला जाए तो आपका जो है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा होता है। मतलब सरकार की जो इनकम है ना वो उनके खर्चे के कंपैरिजन में कम पड़ रही है, ठीक है। यानी कि सरकार जो खर्चा कर रही है वो अपने पास जो उसके मीन्स है कमाई के उनसे बियॉन्ड जाके कर रही है, ठीक है। इसको जो कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में किया जाता है कि भाई 5% था जीडीपी का, 1% था जीडीपी का, 3.5% था, ठीक है, इस तरीके से। देखो, फिस्कल डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब है सरकार पैसे खर्च ज्यादा कर रही है जितने कि उसको टैक्स से या जो अदर रेवेन्यूज हैं उनसे मिल रहे हैं, इसमें उधारी को हम नहीं जोड़ते हैं, राइट है। अब आप देखोगे
तो 2003-4 में अगर डाटा यहाँ था, है ना, फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें, परसेंटेज ऑफ बजट की मैं बात कर रही हूँ, जीडीपी अब यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। तो देखिए ये इंक्रीमेंट हुआ, देन ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ हुआ और अब ये यहाँ पर है, ठीक है, 21-22 में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात अगर हम करें तो 19 में दरअसल इतने थे, फिर 20-21 में कम हो गए, अब 21-22 में थोड़े बढ़े थे। खर्चे की बात करें तो लगभग समान सा ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा बेसिकली ये रहा है 21-22 से लेकर 13-14 में, तो ये किस तरह रहा है आप देख सकते हो, ये आपका इतना रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आप देखोगे कोई एक सेट पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो अब क्या हुआ, टोटल जो इनकम है सरकार की, उसमें से जो टोटल खर्चा है सरकार का वो आप घटा दो, तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, उससे आपको राजकोषीय घाटा पता चल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई अपनी जो है, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, आमदनी है आपकी 98 पर खर्चा है आपका रुपया, ठीक है। तो खर्चा जो आपका रुपया है, इसका मतलब आप घाटे में चल रहे हो। अब घाटे को पूरा करने के लिए फिर आप बाजार से उधारी लेते हो, करेक्ट है। इसके बाद देखो थोड़ा सा ये देखते हैं कि सरकार की जो बेसिकली कमाई होती है ना, सरकार की जो इनकम होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो सरकार की कमाई का जरिया क्या है, अपने नागरिकों से टैक्स लेना, तो वो जो टैक्स है वो आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है, वो सरकार की कमाई है, रेवेन्यू है। लेकिन सरकार को और भी बहुत जगह से पैसा मिलता है, बट वो टैक्स नहीं है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार का, ठीक है। एक टैक्स, एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए और दूसरे आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। तो देखो कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, जीएसटी, यूनियन टेरिटरी से जो टैक्स मिलते हैं, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट में है। नॉन टैक्स में क्या है, किसी को लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट वापस मिल गया, कोई हमने कहीं पे बेसिकली क्या है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, कहीं पे हमने जो इक्विटी वगैरह में हमारी हिस्सेदारी थी, वहां से जो डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स मिले हैं, फिर कोई हमें जो है ग्रांट दे देता है, अनुदान देता है, उन अनुदान को हमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं चुकाना है, वो एक्सटर्नल ग्रांट हो गए। फिर बेसिकली जो कुछ अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है, ये सब आता है। एक्सपेंडिचर क्या क्या है सरकार का, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है, फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब पे सरकार खर्चा करती है। फिर सरकार ने जो लोन लिया हुआ है उस पर सरकार को भी इंटरेस्ट चुकाना है, ठीक है, और फिर ग्रांट इन एड जो देती है सरकार, ठीक है, ये सारे उसके खर्चे हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आसानी से समझ में आ गया। इसी में जब डिसबैलेंस होता है तो सरकार का घाटा होकर आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो घाटा होता है हमेशा बुरा नहीं होता। यदि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में रिसेशन की, मंदी की स्थिति है, तो अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट देने के लिए, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को एक पुश देने के लिए सरकार कई बार अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, फ्यूल देने के लिए इकोनॉमी को। तो कई बार सरकार जो है घाटे के बजट के साथ चलती है, बट क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए करना जरूरी है, तो इसलिए ये ठीक रहता है। तो हमेशा फिस्कल डेफिसिट बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर्स पे काफ़ी खर्चे करने रहते हैं, ठीक है, करेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं फोर्थ टॉपिक, व्हाट इज डीसिप्स, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। तो अभी देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और जो एचडीएफसी बैंक है वो भारत के डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी कि डीसिप्स रहेंगे। देखो एसबीआई और आईसीआई, बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक जो है उनको 2015 और 16 में जो है ये सम्मान, या आप कह सकते हैं ये आप एक डेजिग्नेशन दी गई थी। जो एचडीएफसी है उसको ये मिला 2017 में। अब बताओ किसी एक पर्टिकुलर बैंक को ही डीसिप्स क्यों कहा जाता है? जब उस बैंक का जो एसेट है वो जीडीपी के 2% को क्रॉस कर जाए, तब उसको डीसिप माना जाता है और कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई डिसरप्टिव इफेक्ट आया तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। यानी कि अगर ये बैंक फेल हो गए जिनका एसेट जीडीपी के 2% को क्रॉस कर गया, तो पूरी अर्थव्यवस्था में डिसरप्टिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए इनको कहा जाता है टू बिग टू फेल। करेक्ट है, टू बिग टू फेल, क्योंकि इनका जो साइज है ना, इनकी जो क्रॉस जुरिस्डिक्शन एक्टिविटीज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जो लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट है, इनका आपस में जो इंटरकनेक्शंस हैं, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बैंक बन जाते हैं।
राइट, हमारी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी इन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर ये इतने महत्वपूर्ण हैं, इनको फेल होने से बचाना है, तो इनके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी आरबीआई करती होगी। तो देखो, किसी बैंक को अपने पास कितना एक हिस्सा बचा के रखना पड़ता है कि कल को अगर लोग वापस आ जाएं कि भाई हमें हमारे लोन दे दो, उसके कंपैरिजन में इनको थोड़ा सा ये सब चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती है। एक टर्म यहाँ पे यूज होती है कि जितना भी आपका रिस्क वेटेड एसेट है, ठीक है, उसके परसेंटेज के रूप में आपको एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1 रखना पड़ेगा। देखो, ये रिस्क वेटेड एसेट क्या है? रिस्क वेटेड एसेट का मतलब ये हुआ, देखो आपने अलग अलग सेक्टर को अलग अलग लोगों को लोन दिए, हर लोन के साथ उसका एक रिस्क जुड़ा होता है। जैसे एक आपने जो लोन दिया वो लेटर ऑफ क्रेडिट पे दे दिया, एक आपने जो लोन दिया कोई चीज़ गिरवी रख के दिया, तो देखो लेटर ऑफ क्रेडिट वाले का रिस्क ज़्यादा है, लेकिन जो चीज़ आपने गिरवी रख के लोन दिया उस पर रिस्क कम है, क्योंकि कल को पैसा वापस नहीं भी आया तो जो गिरवी रखा हुआ है वहाँ से आप रिकवरी कर सकते हो। तो रिस्क अलग अलग हुआ ना, इस सारे रिस्क का आप एक वेट कर लो, एक मेजरमेंट कर लो। ठीक है, तो ये जो पूरा एसेट था, इसका जो रिस्क था, इसको आपने वेट कर लिया। अब ये जितना आपका रिस्क वेटेड एसेट बना, इसके कंपैरिजन में आपको कितना जो है अपने पास बचा के रखना चाहिए, ये जो है आरबीआई बताता है, और इन डी सिप्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा या बेहतर होता है। ठीक है, तो अब देखो, बेसिकली ये स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आते हैं, इनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, इनकी बेटर फंक्शनिंग के लिए, और ताकि ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज में, कुछ ग्रे एरिया में इंडल्ज ना हो, इसके लिए इनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों में ये बैंक ना फंसे। ठीक है, अगर सिर्फ डोमेस्टिकली इन बैंकों को आइडेंटिफाई करना है तो ये काम करता है सेंट्रल बैंक, लेकिन अगर ग्लोबली देखना है कि पूरे विश्व के लिए, पूरे ग्लोबल लेवल पर कौन से बैंक इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखती है बेसल कमिटी। ठीक है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे भी तो देखना जरूरी है, बड़ा बैंक कोई ऐसा फेल हो गया, पता चला उसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट पूरे ही जो है संसार पे पड़ गया। ठीक है, अब देखो, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आता है बकेट 3 में, और जो एचडीएफसी है और आईसीआईसी है वो आता है बकेट 1 में। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो, डी सिप्स तो हैं, लेकिन डी सिप्स में भी कौन सा किस कैटेगरी वाला है, इसको जो है अलग से बताया जाता है, उसको बोलते हैं बकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाओ, जो आईसीआईसी है वो बकेट 1 में है, एचडीएफसी भी यहीं पर आता है। ठीक है, और जो एसबीआई है वो बकेट 3 में आता है। ठीक है, अभी 4-5 में कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जो जिस बकेट में आता है उसको अपने रिस्क वेटेड एसेट का जो एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर है उसको कितना परसेंट रखना पड़ेगा, इनको 0.2% रखना पड़ता है, एसबीआई को 0.6 रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, देखो रिस्क वेटेड एसेट क्या बताया, आपका टायर 1 में कितना कैपिटल है, आपका टायर 2 में कितना कैपिटल है, और आपके पास फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, इससे आपका आरडब्ल्यूए निकलता है। दैट इज अ वेरी टेक्निकल डेफिनेशन, मैंने आपको आसान करके बताया था। ठीक है, अब देखो, ये जो डी सिप्स होते हैं इनको 5 ग्रेड में, यानी कि 5 बकेट में क्लासिफाई करते हैं। आरबीआई हर साल अगस्त में इस लिस्ट को जो है अनाउंस करता है। ये जो बैंक है इनको एक्स्ट्रा कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा नॉर्म्स फॉलो करनी पड़ती हैं, राइट। और ये जो बेसिकली कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल है, दरअसल इसमें बैंक का इक्विटी कैपिटल, इसकी रिटेन्ड अर्निंग और इसका शेयर प्रीमियम होते हैं। मतलब एक अच्छी वाला जो हिस्सा है उसका कुछ पार्ट आपको बचा के रखना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, रिस्क वेटेड एसेट की मैंने डेफिनेशन दी हुई है ताकि आप देख सको एक मिनिमम अमाउंट है जो बैंक को होल्ड करके रखना पड़ेगा, जो उसने लोन दिए हैं उनके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को प्रोटेक्ट किया जा सके और बैंक को दिवालिया होने से, इंसॉल्वेंट होने से बचाया जा सके। ठीक है, जितना किसी बैंक के पास रिस्क होगा उसको अपने हाथ में उतना कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा। करेक्ट है, तो ये बेसिकली आसान था, समझ में आ गया। डिटेल में इकोनॉमिक्स में इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। ओके, चलिए अब हमारा आता है लास्ट वाला टॉपिक, दैट इज 5th टॉपिक। ये आसान है, मतलब सबसे आसान यही है। तो देखिए, न्यूज़ में क्या था, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है उत्कर्ष 2.0। ठीक है, सेंट्रल बैंक टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह एंड आपका जो है डाटा एनालिसिस वगैरह यूज करेगा।
तो व्हाट इज उत्कर्ष 2.0 भाई जो आरबीआई ने कर दिया है? तो ये है मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये वर्ड बस याद रखिएगा, इस टॉपिक से और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या है? मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, और ये हमने निकाला है 2023 से 25 के लिए। ठीक है, लॉन्च किया है जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है। देखो, उत्कर्ष 2022 ने भी 19 से लेके 22 के पीरियड को जो है कवर किया था। ये हमने जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। ये मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है बैंक ने अपने माइलस्टोन्स को अचीव करने में, है ना, क्या क्या एक प्रोग्रेस की है ना, उसका कितना रियलाइजेशन हुआ है, वो सब चीजें हम देखेंगे। विजन क्या है भाई, हमारे परफॉर्मेंस में कितनी एक्सीलेंस निकल के आ रही है। ठीक है, हमें जो है ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है, जो भी सिटीजन्स का, इंस्टीट्यूशंस का है आरबीआई पे, हमें जो है रिलीवेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ानी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल होना है, एथिक्स ड्रिवन इंटरनल गवर्नेंस होनी चाहिए, बेस्ट इन क्लास और इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल चीज़ें होनी चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो एक मिड टर्म स्ट्रैटेजी क्या हो, कितना अचीव कर लिया है, कितना अचीव करना है, इसको जज करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क टाइप का होना चाहिए ना, वही है आपका उत्कर्ष 2.0, आरबीआई से रिलेटेड है। इतना याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किस तरह का प्रश्न बन सकता है, वही सीधे पूछा हुआ है कि उत्कर्ष किसके साथ एसोसिएटेड है। बस एक लाइन में भी अगर पता है तो आंसर निकल जाएगा। इस यहाँ पे आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो डी सिप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको सही आंसर देना है। इसको प्लीज बिना आंसर देखे सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन के आंसर इतने आसान होते हैं, सब पढ़ा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर तो करने ही चाहिए, तो आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद सुपर कोचिंग, एंड बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो जो कि डेली करंट अफेयर है, सुबह 7:30 से 8:30 बजे आता है। लाइव क्लास होती है जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर को पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे टॉपिक जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसको इन अ मोर डिटेल्ड मैनर, प्लस और भी ज़्यादा टॉपिक जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो हम वहाँ कवर करते हैं 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और चलिए, यहाँ पर आप सबका थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।